हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पूजा सारस्वत। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सेकंड लेक्चर। हम अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को डिस्कस कर चुके थे। जब हमने एटम के अंदर क्या बता दिया था कि एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो अब हमारे माइंड में आया कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो एटम्स के अंदर होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, लेकिन ये इनका अरेंजमेंट कैसा है उनके जानने के लिए हमने किसकी नीड पड़ी, एटॉमिक मॉडल की। तो एटॉमिक मॉडल की नीड क्यों पड़ी? एन एटॉमिक मॉडल शोज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटॉमिक मॉडल क्या रिप्रेजेंट करता है कि अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम में किस प्रकार अरेंज है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, अपने मॉडल दिए अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए, लेकिन जो फर्स्ट मॉडल दिया था वो दिया था हमारे सर जे.जे. थॉमसन ने। जब सर जे.जे. थॉमसन ने मॉडल दिया तो उन्हीं के नाम पर हमने क्या रख दिया, थॉमसन एटॉमिक मॉडल या थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। तो देखो, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल was proposed by J.J. Thomson, known as Thomson atomic model। उसी को हम उन्हीं के नाम से जानते हैं, क्या, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। सर जे.जे. थॉमसन ने बताया कि एटम क्या है, एक स्फीयर है, क्या है, एक स्फीयर है, और उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। क्या रहता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। और जो इलेक्ट्रॉन है, कौन इलेक्ट्रॉन है, और उसमें क्या रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं। उन्होंने इस मॉडल को कंपेयर कर दिया किससे, वाटरमेलन से। उन्होंने बता दिया कि जो एटम है वो पॉजिटिव स्फीयर है, जो रेड वाला जो पार्ट है उसका वो क्या है, पॉजिटिव जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो उसके सीड्स होते हैं उसको कंपेयर कर दिया उन्होंने इलेक्ट्रॉन से। जैसे वाटरमेलन में क्या सीड्स धसे रहते, एम्बेडेड रहते, उसी तरह पॉजिटिव स्फीयर में हमारे क्या, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड रहते हैं। तो इसलिए इस मॉडल को हम किसके नाम से, वाटरमेलन मॉडल और एक प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। देखो एक बार लैंग्वेज देखो, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए यूनिफॉर्म स्फीयर इन विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इलेक्ट्रॉन embedded in it. This model is also called watermelon model and plum pudding model। अगर हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल की बात करें, उन्होंने एक और चीज बताई। उन्होंने कहा कि एटम जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा तो पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बराबर होंगे नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो बराबर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो पॉजिटिव चार्ज बराबर होगा किसके, नेगेटिव चार्ज। और हमारे जो सर जे.जे. थॉमसन ने एक और चीज बता दी। उन्होंने क्या बता दिया, उन्होंने रेडियस ऑफ एटम बता दी। उन्होंने बता दी क्या, एटम की जो रेडियस होती है 10⁻⁻10 मीटर होती है। जो हमारा थॉमसन एटॉमिक मॉडल था, उन्होंने दो चीज को क्लियर कर दिया कि एटम एक तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज है उसमें ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। और दूसरा उन्होंने बता दिया कि एटम की जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर। लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जिसकी वजह से ये मॉडल हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। और सबसे पहले तो ये क्या किया, ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो इसकी वजह से ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट रिजल्ट से उनको वेरीफाई नहीं कर पाया, इसलिए थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। नेक्स्ट मॉडल आता है हमारा रदरफोर्ड
स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। जब हमारा फर्स्ट मॉडल क्या था, हमारा थॉमसन मॉडल, जब थॉमसन मॉडल हमारा क्या हो गया था, फेल हो गया था, वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तब हमारे कौन आए, रदरफोर्ड आए। उन्होंने एटम के बारे में एक एक्सपेरिमेंट दिया, उसी एक्सपेरिमेंट का नाम हमने क्या रख दिया, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम या रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले क्या लिया, एक अल्फा पार्टिकल लिया, अल्फा पार्टिकल को किसने, उसके सोर्स में रखा और उन्होंने उसको किससे, अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट किया, किस पर, गोल्ड फॉइल पर। जब गोल्ड फॉइल पर उन्होंने बम्बार्डमेंट किया तो उससे उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए। तो रदरफोर्ड का स्कैटरिंग जो मॉडल था वो यही था। तो अब देखते हैं एक्सपेरिमेंट के बारे में उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने अल्फा पार्टिकल को लिया। अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करें तो अल्फा पार्टिकल पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। उन्होंने अल्फा पार्टिकल को लेड सोर्स में रखा और उन्होंने दोनों साइड में क्या लगा दिया, लेड शीट लगा दी कि जो अल्फा पार्टिकल से रेज निकल रही है वो क्या हो, वो इधर उधर ना जाए। अब उन्होंने उसको किस पे, गोल्ड फॉइल पर अटैक कर बम्बार्डमेंट करना स्टार्ट किया और उन्होंने जो गोल्ड फॉइल के चारों तरफ था क्या लगा दी, फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी और उस पर कोडिंग कर दी ZNS की। ZNS की इसलिए कर दी कि जब अल्फा पार्टिकल पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही वो किससे, ZNS स्क्रीन से टच करेगा या अटैच करेगा या उससे टच होगा तो तुरंत स्क्रीन क्या करना स्टार्ट कर देगी, ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया ये देखो, उन्होंने किया कि जो अल्फा पार्टिकल है उस पर बम्बार्डमेंट कराया, किस पर, गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स की रेज को क्या करा, डाला। तो उन्होंने कुछ पॉइंट हमारे क्या थे, नोटिस किए, उन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्वेशन की। उन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की कि जो अल्फा पार्टिकल से कुछ रेज जो थी, ये अल्फा पार्टिकल था तो वो बिना डिफ्लेक्टेड हुए उस पार्टिकल उस गोल्ड फॉइल से क्या हुआ, सीधा निकल गया और फ्यू रेज हमारी क्या हो गई, वो थीटा एंगल पर डिफ्रैक्ट हो गई और कुछ रेज जो हमारी क्या थी, वो बाउंसिंग बैक आ गई, मतलब जिस डायरेक्शन से गई थी उसी डायरेक्शन में वापस आ गई। तो अब देखो यही लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, मतलब जो मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा जो थी क्या थी, अल्फा पार्टिकल थे वो अनडिफ्लेक्टेड हुए, कि उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, वो जिस डायरेक्शन जहां से गए वो सीधा किससे, ZN स्क्रीन से क्या किया, टच किए, स्क्रीन क्या करना स्टार्ट कर दिया, ग्लो करना स्टार्ट कर दिया। सेकंड है ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल गॉट डिफ्लेक्टेड, जो हमारी क्या थी, मतलब छोटी सी, हम कह सकते हैं बहुत थोड़ी पार्टिकल जो थे वो क्या हो गए, वो डिफ्लेक्ट हो गए स्मॉल रीजन से। और थर्ड है हमारा वेरी फ्यू, मतलब बहुत ज्यादा कम, 100 में से कम 4 या 5 ऐसे हुए कि जैसे वो क्या हो गए, इवन बैक आ गए, जिस डायरेक्शन में गए थे उसी डायरेक्शन में वापस आ गए। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया तो उससे क्या कुछ ऑब्जर्वेशन किया, तो उनको कैसे एक्सप्लेन किया वो देखेंगे कि उन्होंने उन जो ऑब्जर्वेशन किया उनसे क्या क्या कंक्लूजन निकाला। तो हम देखेंगे कि जैसे देखते हैं कि जैसे कोई एटम था, उससे क्या अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा था, टकरा रहा था, तो कुछ पार्टिकल तो क्या हो रहे थे, सीधे निकल रहे, कुछ पार्टिकल क्या हो रहे थे, स्मॉल रीजन पर डिफ्लेक्ट हो रहे थे और कुछ जो हमारी क्या थे, अल्फा पार्टिकल थे वो क्या आ रहे थे, बाउंसिंग बैक आ रहे थे। तो फर्स्ट देखेंगे जो पार्टिकल हमारे क्या थे, अनडिफ्लेक्टेड हो रहे थे, मतलब उस जो अल्फा पार्टिकल उस पार्टिकल में जो होकर जा रहे थे, मतलब मोस्ट ऑफ, हम बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, अनडिफ्लेक्टेड हो रहे थे, मतलब 90% हम बोल सकते हैं जो अल्फा पार्टिकल थे वो क्या हो रहे थे, अनडिफ्लेक्टेड हो रहे थे। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा एटम है उसका मोस्टली पार्ट हमारा क्या है, एम्प्टी है, मतलब वहां पर हमारा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। अगर वहां पर कुछ प्रेजेंट होता वो क्या हो जाता, डिफ्लेक्ट हो जाता, लेकिन मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, अनडिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो इसका मतलब क्या हो गया, एटम का मोस्ट ऑफ पार्ट क्या है, वो एम्प्टी है। तो देखो फर्स्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया ऑब्जर्वेशन का, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, इट मींस दैट
there must be very large empty space within atom, कि एटम में बहुत सारा जो स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी है, लेकिन कुछ पार्ट का हम कह नहीं सकते, लेकिन जितना भी पार्ट है मोस्टली 90% क्या है उस एटम का पार्ट, वो एम्प्टी है। सेकंड उन्होंने जो ऑब्जर्व किया था वो था कि कुछ जो हमारी क्या थी अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हो रहे थे, स्मॉल रीजन पर डिफ्लेक्ट हो रहे थे। अब देखो स्मॉल रीजन पर कैसे डिफ्लेक्ट हो सकते हैं, देखो हमने अभी बताया जो हमारा अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल उस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज जब कभी पॉजिटिव चार्ज से क्या करेगा, टकराएगा, तब क्या होगा, रिपल्सन होगा, मतलब डिफ्लेक्ट होगा। जब पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट से क्या करेगा, टकराएगा, तो तब क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, मतलब एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ हमने क्या देखा, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो फ्यू ऑफ क्या थे पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये डिफ्लेक्ट हो रहे थे तो ये क्या कर रहे होंगे, किसी से अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो एटम है उसके अंदर भी कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे ही वो पॉजिटिव चार्ज से क्या होंगे, टकरा रहे होंगे या कोलाइड कर रहे होंगे, तो तुरंत क्या हो रहे होंगे, वो डिफ्लेक्ट हो रहे होंगे स्मॉल रीजन पर। तो सेकंड उन्होंने यही कंक्लूजन निकाला, अल्फा पार्टिकल कैन बी डिफ्लेक्टेड only if the come close to some heavy positively charged, कि वो अल्फा पार्ट तभी डिफ्लेक्ट हो सकता है जब कभी वो क्या आ रहा होगा, इसमें कोई भी पॉजिटिव पार्ट से, पॉजिटिव मास से क्या कर रहा होगा, टकरा रहा होगा या कोलाइड कर रहा होगा, या उससे टकराकर, तभी तो हमारा डिफ्लेक्ट हो सकता है। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सन। तो इससे उन्होंने मीन्स निकाला, देयर इज हैवी पॉजिटिवली चार्ज मास, कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज का कोई मास तो इसमें प्रेजेंट है। थर्ड जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने की थी, उन्होंने की थी कि वेरी फ्यू जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या आ रहे थे, इवन कम बैक आ रहे थे, मतलब क्या आ रहे, बाउंसिंग बैक आ रहे थे, जिस डायरेक्शन से जा रहे थे उसी डायरेक्शन से आ रहे थे। अब एक चीज सोचिए, कोई क्या कर रहा होगा, डायरेक्ट फॉलिंग अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। जब ये किसी पॉजिटिव चार्ज से, किससे, पॉजिटिव चार्ज मास से क्या करेगा, डायरेक्ट कॉलिजन करेगा, मतलब डायरेक्ट टक्कर करेगा, तभी तो ये क्या होगा, बाउंसिंग बैक होगा। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज ये है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से डायरेक्ट कॉलिजन करेंगे, तभी तो क्या होगा, इनमें रिपल्सन होगा। तो सेम क्या अल्फा पार्टिकल जब क्या आ रहे थे, बाउंसिंग बैक आ रहे थे, तो इसका मतलब वो किसी से डायरेक्ट कॉलिजन कर रहे थे। तो देखो हर हमारा ऑब्जर्वेशन क्या उन्होंने निकाला, इससे ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया, इवन बाउंसिंग बैक ऑफ द कॉइल मींस दैट टू बी द हैवी पॉजिटिवली चार्ज मास, कि इसके अंदर हैवी पॉजिटिवली चार्ज मास क्या है, प्रेजेंट ही प्रेजेंट है, और वो भी कैसे, स्मॉल रीजन में। अगर वो पूरे रीजन में होता तो जो हमारी मोस्ट ऑफ क्या थी अल्फा पार्टिकल थे वो अनडिफ्लेक्टेड हो रहे थे, लेकिन इवन कुछ ही पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, बाउंसिंग बैक हो रहे थे, और क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्टेड हो रहे थे। तो इसका मतलब कि स्मॉल रीजन में हमारे अल्फा पार्टिकल, हमारी क्या पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। देखो उन्होंने लास्ट क्या निकाला, द पॉजिटिवली चार्ज हैवी मास विच ऑक्युपाइज ओनली ए स्मॉल वॉल्यूम इन एन एटम, कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा एटम में उसका जो वो है वो स्मॉल वॉल्यूम में प्रेजेंट है। और हमारे रदरफोर्ड ने एक सबसे अच्छी हमारे क्या बता दिया था इस मॉडल में, उन्होंने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को डिटरमाइन कर दिया था, कि उन्होंने कह दिया था कि जब ये स्मॉल रीजन में प्रेजेंट है क्या पॉजिटिवली चार्ज, तो यही इसका क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। जब न्यूक्लियस होगा तो उन्होंने क्या कैलकुलेट कर दी थी, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। उन्होंने क्या कैलकुलेट कर दी थी, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। उन्होंने बता दी थी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस
10⁻⁻15 मीटर कि जो एटम का जो रेडियस होता है उससे बहुत कम होता है। कि उन्होंने अब ये कैसे कैलकुलेट की होगी, उन्होंने ऐसे कैलकुलेट की कि जो हमारे पार्टिकल्स थे वो क्या इधर जब रेंज डाली तो इधर से डिफ्लेक्ट हो रहे थे और कुछ पार्टिकल जब इधर से डिफ्लेक्ट, तो इन दोनों के बीच की उन्होंने क्या कर ली थी, डिस्टेंस को मेजर कर लिया था। तो यही हमारी क्या हो गई, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट है द मेन फीचर्स ऑफ दिस मॉडल। रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसके मेन फीचर्स क्या क्या थे। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि हमारा कोई जो एटम है और उसके जो मिड में मतलब सेंटर में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और ऊपर ही सारा पॉजिटिव चार्ज क्या रहता है, कंसंट्रेटेड रहता है। किसमें, सेंटर में। सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ कंसंट्रेटेड रहता है, सेंटर में। इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट उनका मेन फीचर ये था, in the atom the entire mass and the positive charge is concentrated in a very small region at the center। कि जो हमारा क्या है, एटम का पॉजिटिव चार्ज है और एंटायर मास है वो किस पर, स्मॉल रीजन पर क्या रहता है, कंसंट्रेटेड रहता है एटम में और इन द सेंटर, और किसमें, सेंटर में। उसी को हम नॉन एज न्यूक्लियस, और उसी को हम किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। सेकंड उनका मेन फीचर ये था, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विद वेरी हाई स्पीड इन वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, कि जब हमारा क्या पॉजिटिव चार्ज तो कहाँ है, सेंटर में, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या सर्कुलर पाथ पर क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। कैसे, हाई स्पीड से। और वो हमारी क्या है, जो सर्कुलर पाथ है वो वेल डिफाइंड है, मतलब, और उन्हीं वेल डिफाइंड पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते रहते हैं। जो हमारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ प्रेजेंट हो गया, सेंटर में, और जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता रहता है पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर। जब चारों ओर रिवॉल्व करता रहता है किसमें, एक सर्कुलर पाथ में। एक सर्कुलर पाथ में वेरी हाई स्पीड से, तो इन सर्कुलर पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। थर्ड है हमारा, द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब एक ये है कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन, जो हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, उस पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उस पर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों की क्या है कि इलेक्ट्रॉन और हमारा न्यूक्लियस दोनों कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आते और ना ही एक दूसरे से दूर जाते। उसका रीजन है, इन दोनों के बीच में एक क्या स्पेशल टाइप का फोर्स है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस फोर्स के कारण ना तो ये एक दूसरे के क्या आते हैं, क्लोज आते हैं, ना ही एक दूसरे से क्या दूर जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो हमारा थॉमसन ने बताया था कि एटम हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। वही बात हमें किसने बताई, रदरफोर्ड ने बताई कि एटम क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। ये थे हमारे मेन फीचर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। नेक्स्ट है हमारा, रदरफोर्ड ने हमें एक और चीज बताई। उन्होंने क्या बताया कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, और बराबर होता है वो एटॉमिक नंबर के। इससे पहले एक चीज और देखिए कि अगर हमें क्या कोई एलिमेंट का डिनोशन करना है या रिप्रेजेंटेशन करना है, क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, कोई एलिमेंट है उसका रिप्रेजेंटेशन करना है। हमने मान के चला कोई हमारे पास क्या है, एक्स एलिमेंट है, तो एक उसमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, Z से। और एक होता है उसका क्या, मास नंबर। उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, A। तो ऑलवेज अगर किसी भी एलिमेंट का हमें रिप्रेजेंटेशन करना है तो उसका जो एटॉमिक
नंबर है वो हमेशा कहाँ लिखा जाता है, लोअर साइड में। Z और उसका जो मास नंबर है वो हमेशा कहाँ लिखा जाता है, अपर साइड में। Z या तो हम दोनों को क्या अपोजिट साइड में लिख दिया, या हम दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों को एक साइड में ही लिख सकते हैं। Z इंडिकेट करेगा किसको, एटॉमिक नंबर को, A इंडिकेट करेगा मास नंबर को। अब हम कोई एलिमेंट है जैसे 11, कोई हमारे पास सोडियम क्या है, एलिमेंट है, अगर उसका हम एटॉमिक नंबर देखें तो कितना होता है 11, तो कहाँ लिखेंगे, लोअर साइड में। और उसका मास नंबर देखें तो हमारा क्या होता है 23, कहाँ लिखेंगे, अपर साइड में। तो अगर कोई हमें ऐसे भी एलिमेंट कोई दे दे तो हमें क्या लोअर साइड में क्या लिखा होगा, एटॉमिक नंबर, अपर साइड में क्या लिखा होगा, मास नंबर। अब रदरफोर्ड ने क्या बताया, अगर किसी भी एलिमेंट का क्या एटॉमिक नंबर उसके बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, और वही बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इन्होंने बात की किसके लिए, न्यूट्रल एलिमेंट के लिए, किसी भी पॉजिटिव चार्ज के लिए बात नहीं की, ना नेगेटिव चार्ज के लिए, ये केवल बात की किसके लिए, न्यूट्रल एटम के लिए या न्यूट्रल एलिमेंट के लिए। उन्होंने बताया कि कोई उसका जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक जो नंबर है वही बराबर होता है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और वही बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। और दूसरा उन्होंने ये बताया कि जो मास नंबर होता है वो हमारा बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में, और उसमें ऐड कर देते हैं हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। अगर हमें कहीं कलेक्टिवली कहीं दोनों को क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, दोनों को एक साथ ही बुलाना है, तो हम इसको एक दूसरा नाम देते हैं, वो देते हैं उसका न्यूक्लियॉन। अगर दोनों को हमें कलेक्टिवली बताना है, किसको, प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को, दोनों एक साथ हैं, तो हम कह देते हैं उसको न्यूक्लियॉन। अगर हम मास नंबर की डेफिनेशन की बात करें तो हमारी क्या हो जाएगी, द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर। किसी भी एलिमेंट में उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अगर हम क्या कर दें, सम कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, मास नंबर। अब देखते हैं एग्जांपल। हमारे पास वही हम ले लेते हैं 11 एंड 33। हमारे पास क्या है, कोई सोडियम एलिमेंट है। अब उसमें हमें क्या एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करना है। देखो 11 जो लोअर साइड में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर, Z बराबर एटॉमिक नंबर, जिसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, Z बराबर 11। अब हमने कहा ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस पर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और जो 11 ही है वो बराबर हो जाएगा किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करें कि जो सोडियम है हमारा 1123, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11, और उसका एटॉमिक नंबर भी क्या है, 11। दूसरा अगर हमें क्या निकाले, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने, तो मास नंबर कितना है, मास नंबर बराबर 23। मास नंबर बराबर क्या होता है, P प्लस N बराबर 23। हमने इसमें प्रोटॉन्स के नंबर कितने निकाले, 11 प्लस N बराबर 23, N बराबर 23 माइनस 1, तो N बराबर कितना आ गया, 12। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ गए, 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए, 12। अगर हम बात करें यहीं पर कोई हमारा क्या पॉजिटिवली चार्ज है और नेगेटिवली चार्ज है, तो क्या इफेक्ट होगा। देखो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज कब होगा, जब वो क्या कर देगा, अपने में से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, निकाल देगा।
तो इफेक्ट केवल किस पे पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। और अगर वो नेगेटिवली चार्ज है वो क्या कर लेगा, किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो इफेक्ट तब भी किस पर पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, ना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन पर। तो अगर हम किसी पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज की बात करते हैं तो एक हो जाएगा एटॉमिक नंबर बराबर किसके रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ये तो रहना ही रहना है। ये एटॉमिक नंबर हमारा ऑलवेज बराबर होगा किसके लिए, न्यूट्रल के लिए, पॉजिटिवली चार्ज के लिए और नेगेटिवली चार्ज के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। लेकिन जो हमारा क्या मिसमैच करेगा वो क्या करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ये था हमारा रदरफोर्ड का मॉडल। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दे रखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मेनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियस। कि हमें क्या कैलकुलेट करने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हमें एक न्यूक्लियाई दे रखी है, उसमें हमें क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें दे रखा है H2O मतलब ऑक्सीजन 7। हमने अभी एक चीज अभी थोड़ी देर पहले बताई कि जो लोअर साइड में होता है वो क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। तो जेड बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 8। अगर जब जेड बराबर 8 हो गया तो हमने एक चीज बताई, एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के और बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जब एटॉमिक नंबर 8 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे, 8। अब जो अपर साइड में होता है वो क्या होता है, उसका मास नंबर। वो कितना दे रखा है, 17। अगर मास नंबर की बात करें तो मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन का सम, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का सम। नंबर ऑफ प्रोटॉन हमने कितना निकाला, 8 प्लस n बराबर 17। तो n बराबर 17 माइनस के 8। 17 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा कितना, 9। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल लिया है कितने, 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन निकल लिया है कितने, 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल लिया है कितने, 9। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, V 12 mg 25। अगर लोअर साइड में क्या दे रखा होगा, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट किससे करेंगे, जेड से। तो कितना हो जाएगा, 12। यही बराबर किससे होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के 12, और यही बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के, वो भी कितना, 12। जो अपर साइड में होता है वो क्या होता है, उसका मास नंबर। मास नंबर बराबर कितना है, 25। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, P प्लस n बराबर 25। P की वैल्यू हमें कितनी है, 12 प्लस n बराबर 25। तो n बराबर 25 माइनस 12, तो n बराबर 13। अगर हम इसमें बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 12। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ गए, 12। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए, 13। क्वेश्चन नंबर 3, 35 Br ब्रोमीन 80। अब लोअर साइड में क्या है, एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट, जेड बराबर 35, और यही बराबर हमारे किसके होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कितना, 35, और यही बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के कितना, 35। तो अपर साइड में क्या दे रखा होगा, मास नंबर कितना है, 80। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम बराबर 80। प्रोटॉन हमारे कितने, 35 प्लस n बराबर 80। तो n बराबर 80 माइनस 35, तो n बराबर 45। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 35। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ गए,
35, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एटम हैविंग मास नंबर 13 हैज 7 न्यूट्रॉन। कि एक एटम है उसका मास नंबर कितना है 13 है और उसमें 7 न्यूट्रॉन क्या है प्रेजेंट है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। अब हमसे क्या पूछ लिया उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है मास नंबर, वो कितना है 13 और न्यूट्रॉन्स हमें कितने दे रखे हैं 7। ये सब हमें क्या है गिवन किससे क्वेश्चन से। अब हमें पता है कि जो मास नंबर होता है वो क्या होता है सम होता है मास नंबर बराबर 13 और ये क्या सम होता है किसका प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का बराबर 13। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें दे रखे हैं p प्लस 7 बराबर 13 तो p बराबर क्या आ जाएगा 13 माइनस 7 इक्वल टू 6। अब हमारे पास क्या आ गए नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गए वो कितने आ गए 6। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन वो बराबर प्रोटॉन्स बराबर होते हैं वो हमारे किसके एटॉमिक नंबर के, किसके एटॉमिक नंबर के। तो एटॉमिक नंबर बराबर फिर हमारा क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 6 तो एटॉमिक नंबर भी हमारा कितना आ जाएगा 6। अगर ये यहीं पर हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करा लेता तो हमारा क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारे कितने आ जाते हैं 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए स्पीशीज इज इक्वल टू द 18, 16, 16 respectively. Assign the proper symbol to the species. अब हमसे क्या असाइन करवाया उस स्पीशीज का सिंबल को असाइन करवाया। तो सबसे पहले जो गिवन दे रखा है हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन करते हैं। हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दे रखे हैं 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब कितने दे रखे हैं 16, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें कितने दे रखे हैं 16। अगर आप एक चीज यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बीच में क्या है डिफरेंस तो इसका मतलब या तो ये पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये न्यूट्रल नहीं है। अगर ये न्यूट्रल होता तो क्या होता नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अब हमें क्या पता है वी नो चाहे हमारा जो स्पीशीज है वो पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे नेगेटिवली चार्ज हो चाहे वो न्यूट्रल हो तो एटॉमिक नंबर वो ऑलवेज बराबर होता है किसके नंबर ऑफ प्रोटॉन के, किसके नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो एटॉमिक नंबर बराबर क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 6। एक चीज हमें पता पड़ गई कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है 6। सेकंड अगर हम मास की बात करें तो मास नंबर हमें निकालना होगा असाइन करने के लिए एलिमेंट को। तो मास नंबर बराबर क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने हैं 16 प्लस 16 तो कितना आ गया 32। जो कोई भी स्पीशीज है उसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर कितना है 32। और एक चीज हम देखें कि जिसका एटॉमिक नंबर 16 होता है वो हमारी स्पीशीज होती है सल्फर। क्या हो गया सल्फर का एटॉमिक नंबर तो यहाँ लिख देते हैं साइड में और मास नंबर कहाँ लिख देते हैं अपर साइड में 32। अब हमने एक चीज देखी कि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में और डिफरेंस कितना है नंबर ऑफ प्रोटॉन में। कितने का डिफरेंस है 18 माइनस 16 कितने का 2 का डिफरेंस।
हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं किसमें, न्यूट्रल स्पीशीज में, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज्यादा हो गए, मतलब इसने कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन, कितने ज्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसने कहीं से 2 इलेक्ट्रॉनों को ले लिया। जब 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से हम लेते हैं तो हमारे पास कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो S नेगेटिव 32, हमारा सिंबल क्या साइन हो जाएगा, 16S 2 नेगेटिव 32। अब देखो 16 क्या डिनोट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को, S डिनोट कर रहा है उस एलिमेंट को, 2 नेगेटिव किसको डिनोट कर रहा है, उसने कितने ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिए हैं दूसरे से। अगर वो किसी को डोनेट करता तो कैसा चार्ज आ जाता, पॉजिटिव, और 32 हमारा क्या डिनोट कर रहा है, उसके मास नंबर।